हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फोर्थ सब्जेक्ट स्टडी पे, जहाँ पे आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए साइंस के जैव प्रक्रम चैप्टर से 50 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पी हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स आपके बोर्ड में इनमें से 10 तो बिल्कुल बिल्कुल फंस सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? एंजाइम कौन सा होता है जो इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो वो हमारा हो जाएगा लाइपेज। आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। देखो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये मैं गूगल से डाल रहा हूँ क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ ये आपको गूगल पे ढूंढ के पहली बात तो मिलेंगे नहीं, कहाँ से आप लाएंगे इनको। ठीक है, तो मेन चीज़ यह है कि कंटेंट को समझो। ठीक है ना, कंटेंट को समझो, बाकी सब आपके लिए ज्ञान के लिए है। ओके, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। सामान्य प्रकुंचन जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? वो दोस्तों होता है 120 mm। ओके, दूसरे का सी वाला सही हो जाएगा, 120 mm। ओके, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है पत्तियों में, वो पादप के जो अन्य भागों में होता है वो किसके द्वारा भेजा जाता है? वो फ्लोएम द्वारा भेजा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें, जो जल होता है ना, जो मतलब जो जड़ से जल आता है, वो सभी भागों तक जाइलम द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, ए के द्वारा जल का वाहन होता है, बाकी सब प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन होते हैं ना, वो फ्लोएम द्वारा होता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ते में होता है। सी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, पत्ते में होता है। ओके दोस्तों, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। ओके, सिक्स वाला है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी का समझते हो? मेल और फीमेल सब एक ही में, समझ रहे हो ना? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो इसका सिंपल सा है केंचुआ। केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। ओके, सेवेंथ है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? जो प्रकृति है, जो हमारी पृथ्वी, मीन्स पृथ्वी नहीं, नेचुरल जो नेचर है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। ओके दोस्तों, एट्थ वाले पे आते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग इसका हो जाएगा 120/80। ओके, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ओके, नाइन्थ वाला देख लेते, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ये दोस्तों हो जाएगा हमारा सी वाला। जो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत जो एडीपी के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है ना, जब इतना ध्यान रखो, पौधों में जब श्वसन क्रिया के दौरान एडीपी जब टूटता है, मीन्स वो कुछ भी सिस्टम हो, बट एडीपी जब टूटता है तो ऊर्जा कितनी मुक्त होती है? ये मेन चीज़ है, मेन चीज़। तो हो जाएगा 3.5 kJ/mol। ओके दोस्तों, इसका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, टेंथ वाला है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? जो हाइड्रा होता है उसमें प्रजनन किस विधि से होता है? तो वो होता है मुकुलन से। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन से होता है दोस्तों। ओके, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वाहन। मैंने आपको ऊपर बताया था ना, वही है जाइलम, जल का वाहन होता है। इसका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क है वो एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? वो संबंधित है उत्सर्जन से दोस्तों। वृक्क मीन्स किडनी होती है और वो उत्सर्जन से संबंधित है। ओके, 13 वाला क्वेश्चन आ चुका है, 13 वाला। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से बाहर निकलता है? तो वो हो जाएगा जल से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। ओके दोस्तों, 14 मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अपने दिमाग में कायदे से इसको रख लो, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन है, जल्दी बता देता हूँ। बाकी टीचरों की तरह मैं बिल्कुल भी आपको इधर घुमाऊंगा नहीं, आपको बस आपके दिमाग में घुसना चाहिए क्वेश्चन, बस बात खत्म। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? जो कवक होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि है? तो उसमें हो जाएगी मृतजीवी। कवक में मृतजीवी की विधि है। ठीक है, मृतजीवी की। ओके दोस्तों,
क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। सबको पता है क्लोरोफिल हरा ही होता है, क्लोरोफिल में सब हरा ही होता है क्योंकि जो पत्तियाँ होती हैं वो भी हरी होती हैं। तो क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, क्लोरोफिल का क्या रंग हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ओके दोस्तों, टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टेनिन मुख्यतः वृक्ष के छाल में जमा होता है, वृक्ष के छाल में जमा होता है। ओके दोस्तों, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट इज खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। ओके, आंसर इसके नीचे मैंने टाइप किए हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्योंकि वीडियो बनाते समय काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके आंसर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क नलिका। इतना ध्यान रखो, मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क नलिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। इसका लगा देना आप भोजन संवहन। ठीक है, कहीं से भी अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है तो भोजन संवहन के लिए उत्तरदायी है पादप में फ्लोएम। ओके, और जाइलम वही जल के मतलब जल के लिए उत्तरदायी है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में क्या सहायक होता है? वो सहायक होता है रक्त विषाणु। खून में जब विषाणु जल्दी मतलब ज़्यादा होते हैं तो वो थक्का बन जाता है, मीन्स एक जगह पे जाम हो जाता है, छोटी सी गांठ टाइप का बन जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद हमारा पाया जाता है अमीबा में। याद रखिएगा दोस्तों, कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, कूटपाद अमीबा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन एक है जो डायलिसिस थैली है। ओके, भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? सबको पता होना चाहिए, उपचयन ही है। ओके दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया है भोजन का पाचन। ओके, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? जो मनुष्य के जो दांत होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं, उसकी सबसे ऊपरी परत क्या है? सबसे ऊपरी परत है इनामिल। ओके, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? इनामिल। ओके, इनेमल। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है? जो ग्लूकोज है वो कितने कार्बन से बना अणु है? वो बना है 6। ग्लूकोज 6 कार्बन के अणु से बना है। ठीक है, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? जो डायलिसिस मशीन होती है वो किस तरह कार्य करती है? वो कार्य करती है कृत्रिम वृक्क का। ठीक है, जो डायलिसिस मशीन होती है वो वृक्क की तरह काम करती है, उत्सर्जन का काम करती है, बट वो मशीन है। ओके, तो मतलब वृक्क का कार्य करती है मशीन, ये डायलिसिस। ओके, किडनी का काम। मनुष्य के आहार नल की लंबाई कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल झकास क्वेश्चन है। तो इसके आप ये लगा देना। ठीक है, 8 से 10 मीटर लगा देना। अगर 10 आए तो लगा देना, 9 आए तो लगा देना, 8 आए तो लगा देना, 7 आए तो मत लगाना। ओके, 8 से 10 मीटर तक मनुष्य के आहार नल की लंबाई होती है और हो सकती है। ओके, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जो पौधे होते हैं उसमें श्वसन किस भाग में होता है दोस्तों? तो पौधों में श्वसन प्रत्येक भाग में होता है। ठीक है, तनों में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, जड़ में भी होता है। तो पौधों में श्वसन प्रत्येक भाग में होता है, मतलब हर भाग में होता है, जड़ में भी होता है, तने में भी, पत्तियों में भी होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? गंदे जल में रहता है, साफ जल में रहता है, खारे जल में रहता है, मृदु जल में रहता है? देखो दोस्तों, जो मच्छर डेंगू उत्पन्न करता है वो बिल्कुल साफ जल में रहता है। ठीक है, साफ जल में रहेगा जो डेंगू उत्पन्न करेगा। और जो अन्य बीमारी होती हैं जैसे मलेरिया है वो सब अलग प्रकार का। ठीक है, तो मतलब फ़िलहाल डेंगू उत्पन्न, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि या फिर इसका भले ही गलत लगा हो साफ जल, बट फिर भी डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा। प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन विसरण द्वारा करता है।
बिल्कुल रट लीजिए क्वेश्चन को रट लीजिए। आपको OMR पे बस भर देना है, सही क्वेश्चन भरना है, आपको सही आंसर भरना है। ओके। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन है? मुख्य में मतलब जो मनुष्य है उसमें मुख्य श्वसन अंग कौन से सबको पता होना चाहिए, वो फेफड़ा है। नाक नहीं है, जब अंदर फेफड़ा ही नहीं होगा तो नाक कैसे सांस लोगे? तो फेफड़ा है। ओके, फेफड़ा। बाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा है? पत्ती। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। बाष्पोत्सर्जन पत्तियों में ही होता है। ओके। यूरिया का निर्माण होता है, आपको अभी बताया था मैंने। यकृत नहीं, ये नहीं बताया था, दूसरा बताया था मैंने आपको। ठीक है। मैग्नीशियम कहाँ पे आता है? क्लोरोफिल में। ओके। यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। ओके दोस्तों, यकृत में। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? जो लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक होता है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है प्लीहा को। ओके। क्वेश्चन को पढ़ लो सही से, क्वेश्चन को पढ़ लो, और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ लो। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं याद रखो, और ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा को। ओके दोस्तों, प्लीहा को ब्लड बैंक और लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह। ओके। हो ओके। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी संबंधित है? ओके, तो वो हो जाएगी डी और बी सी, मतलब टीवी भी है, निमोनिया भी है। जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, सांस लेने के से संबंधित है, वो टीबी और निमोनिया है। ओके दोस्तों। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। ओके दोस्तों, उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, यकृत है। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है दोस्तों, यकृत, यकृत। ओके। 40 क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्लोरोफिल अणु है। अभी आपको मैंने अणु की संख्या भी बताई थी, 6 होती है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्लोरोफिल अणु। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ठीक है। बाद में देखोगे कि वीडियो, फिर यहाँ कहोगे कि हाँ ये तो क्वेश्चन आया था, ये तो पढ़ाया था वहाँ पे 4 सब्जेक्ट स्टडी पे, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ओके। प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो इसका डी हो जाएगा, 3 लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं मनुष्य के मुख गुहा में। ओके। फेफड़ा का आकार होता है, कैसा होता है? शंकु आकार होता है, शंकु आकार, शंख की तरह होता है, शंकु आकार। ओके। अंदर से खोखल मतलब खोखला, और बाहर से फिट, एकदम बिल्कुल ठोस। समझ रहे हो ना? ठोस तो नहीं कहेंगे, स्किन टाइप का, खाल टाइप का कहेंगे। ओके। छोटे बच्चे के कुल कितने दांत होते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, सी लगा लीजिए, 20 होते हैं छोटे बच्चे के कुल दांतों के। संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं, इसका हो जाएगा डी, क्योंकि बी और सी दोनों। ओके। जाइलम भी फ्लोएम भी, मतलब संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम। क्वेश्चन आया है संवहन ऊतक के रूप में क्या पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। ओके। जाइलम जल का वहन करता है पौधे में, पादप में, और फ्लोएम भोजन का वो करता है, संवहन। ओके। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? दोस्तों, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो होता है अमोनिया। ओके। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। ओके दोस्तों।